अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं नजीब खट्टे आज आपके सामने इसलिए नहीं आया हूं कि मैं कोई टेक्निकल कंटेंट या इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं। मेरा आज लाइव आने का, आपसे बात करने का मकसद एक ही है। जिस हिसाब से भारत देश में, महाराष्ट्र में जो रिलीजन को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्यों ना मैं छोटी सी वीडियो लेके आपको एक संदेश दे सकूं। दोस्तों, मैं वीडियो को आगे चलाने से पहले आपका ध्यान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की तरफ लेके चलना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हो, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो हमें जो संविधान दिया है, इसकी मजबूती की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही मजबूत, एक पावरफुल स्क्रिप्ट हमको दी गई है। ये एक ऐसा मौल्य चीज हमको दी गई है कि कोई भी कानून, कोई भी रूल, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, नियम अगर बनाया जाता है या बनाया जाएगा, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना जरूरी है। अगर कोई नियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में नहीं है, कोई अगर वो सेक्शन उसको फॉलो नहीं करता है, तो वो सेक्शन, वो नियम, ऑर्डिनेंस, कानून, नियम को स्क्रिप्ट किया जाएगा, उसको स्क्रैप किया जाएगा, उसको रिपील किया जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर की मैं बात करूं, आप इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, एडल्ट्री हो गया, सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, या फिर अगर बात करते हो आप एडल्ट्री की है, बाइगेमी है, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, कृषि कानून, ट्रिपल तलाक, ऐसे कितने कानून हैं जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बोल के इनको स्क्रैप किया गया है। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 में दिया गया, वो क्लियरली इसकी बात करता है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एन है, जिसका हम कहते हैं प्रियम्बल, द मेन प्रीफेस, उसमें क्लियर दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के रहने वाले लोग, हम इंडिया के रहवासी, हम सब एकजुट होकर ये भारत देश को निर्माण करते हैं। ये भारत देश एक डेमोक्रेटिक जमहूरियत की बात की जाती है, सोशलिज्म, फ्रेटर्निटी, सेक्युलर, जस्टिस, लिबर्टी की बात की जाती है। यहां पर आर्टिकल 14 अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 14 में क्लियर मेंशन किया गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, रीजन। आर्टिकल 18 की बात करते हैं अगर हम लोग, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, या आर्टिकल 20 में भी क्लियरली मेंशन किया गया कि मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं किस तरीके से बात करूं, मैं क्या रिलीजन को फॉलो करूं, मैं क्या कपड़े पहनूं, मैं कौन से धर्म को फॉलो करूं, ये क्लियर मेंशन किया गया है। मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती जबरन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 25 इसी की बात करता है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं हिंदुइज्म को फॉलो करूं या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करूं या मैं फिर मुस्लिम को फॉलो करूं या मैं नास्तिक बन के रहूं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इस चीज की इजाजत देता है। अगर आप बात करते हो पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज की, आर्टिकल 51, वहां पे भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेरा मौलिक ड्यूटी है, ये मेरा मौलिक मुझे करना है कि मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जिससे सामने वाले का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। तो जहां पे राइट है वहां पे ड्यूटी आती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है। भारत देश को आजाद हुए 1947 से लेके आज तक हमने एक चीज हमेशा देखा है, हम आगे भी देखते रहेंगे, कि ये भारत देश में एक डाइवर्सिफाइड कल्चर है। आप महाराष्ट्र में बात करते हो तो यहां पे आपको हिंदी बोलने वाले लोग नजर आएंगे, पंजाबी बोलने वाले लोग नजर आएंगे, यहाँ पे आपको कोंकणी बोलने वाले लोग नजर आएंगे, मराठी बोलने वाले लोग नजर आ जाएंगे, आपको गुजराती बोलने वाले नजर आएंगे, यहाँ पे धोती पहनने वाले, लुंगी पहनने वाले, फेटा बांधने वाले, दाढ़ी रखने वाले, मूछें लग, तो हर किस्म के लोग यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि मुझे इसकी इजाजत संविधान देता है। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मुझे कोई यही नहीं बोल सकता कि भाई तू महाराष्ट्र में रहता है तुझे मराठी बोलना है, या तू पंजाब में रहता है तुझे पंजाबी बोलना है, ऐसा नहीं है। ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। फिर सवाल ये उठता है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो हमको आपस में बांटना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, इनको अपनी पॉलिटिकल स्टेटस इनको अपना मेंटेन रखना है। नंबर 2, अगर आप बात करते हो भगत सिंह जी की, भगत सिंह जी ने उनके नॉवल में क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो हिटलर है उसका जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि हिटलर के पैदाइश होने के बाद में, हिटलर का राइज होने के पहले उसने क्या किया, उसने अपना जन्म होने के पहले उसने क्या किया, उसने इकोनॉमिक क्रंच लाया, उसने इकोनॉमिक रिसेशन लेकर आया, उसने लोगों को आपस में बांट दिया कि भाई तू नाजी है, तू नाजीज्म को फॉलो कर, तू ये तू वो। तो कहने का मतलब ये सेम पॉलिसी, ये सेम स्क्रिप्ट जो इन लोग फॉलो कर रहे हैं।
आज भारत देश की, आज अपने हिंदुस्तान की, आज महाराष्ट्र की, बंबई की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? ये नहीं है कि तू हिंदू है तो मुसलमान, ये हमारी यूनिटी है, हमारा स्ट्रेंथ है। आज हमारे सामने मेन जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आज यूथ कमजोर होते जा रहा है, आज मार्केटिंग कमजोर होते जा रही है, जिस कारण गरीबी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। आप रेट देखिए, पेट्रोल का भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ग्रोसरीज का भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, आम आदमी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा है। अगर ये चीज को हम ध्यान नहीं देंगे तो कल को, मेरी बात को याद रखिए, इंडिया एक पुअर स्टेट की नजर में आना। जिस तरीके से आज इन्फ्लेशन की वजह से श्रीलंका का हाल हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से जो हालत पाकिस्तान का हुआ है, कल को वो हाल हमारा शायद हो सकता है। आज हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ये पॉलिटिकल लोग समझ नहीं पा रहे, अननेसेसरी हमको बहकाना चाह रहे हैं कि भाई तू हिंदू है तो मुसलमान है। मैं बात करता हूं हमारे, जहां पे मैं रहता हूं, डोंगरी पर अगर आप देखते हो तो वहां पे एक शरीफ मस्जिद है, उसके बिल्कुल बाजू में मंदिर है, उसके बिल्कुल बाजू में चर्च है। यहाँ पे अजान होती है, अजान के तुरंत बाद यहाँ पे मंदिर की आरती होती है, आरती के तुरंत बाद यहाँ पे क्रिश्चियन का मास प्रेयर होता है। बट यहाँ पे कोई किसी को तकलीफ नहीं है। अगर ईद का मौका है तो ईद के मौके पे हिंदू आता है और मुसलमान के घर ईद मनाता है। जब दिवाली होती है, गणपति होता है, तो वो टाइम मुसलमान से घर जाके दिवाली और गणपति का मनोरंजन करता है। तो कहना बिल्कुल साफ है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि तू हिंदू है या मुसलमान है। हमें प्रॉब्लम है आज किससे? तो अनएम्प्लॉयमेंट से। आज हमें रोजगार चाहिए। आज जो महंगाई की तरफ जो देश जो बढ़ते जा रहा है उसे हमें कम करना है। आज हमें डेवलपमेंट की बात करना है। तो मेरा कहना आपको सिंपल है, ये पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो न करिए और अपने देश को आबाद रखने के लिए एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल्स की तरफ ध्यान दीजिए। जय भारत, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।